हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इससे पहले वाले इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के सेशन में हमने बेसिक आइडिया हाउ टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में क्या आता है, क्रेडिट साइड में किन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, what is cum interest price, what is ex interest price, how to calculate profit or loss on sale of investment, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने उनको अच्छे से पढ़ा होगा। आज के इस सेशन में हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कवर करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का, जो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है और हम इसे सॉल्व करने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। ओके तो स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथ पढ़ने वाले सारे फ्रेंड्स को अपने कॉलेजेस ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाए। चलिए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। ध्यान से देखिए। ऑन 1 अप्रैल 2010 मिसेस सोनल हैड ₹3 लाख 12% डिबेंचर्स एट 94 ईच, फेस वैल्यू ₹100। मिसेस सोनल हैड ₹3 लाख 12% डिबेंचर, कहने का मतलब उसके पास पहले से थे, और बच्चों जो पहले से होता है दैट इज नोन एज ओपनिंग स्टॉक। कहां रिकॉर्ड होता है याद होगा, डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है। अच्छी बात है, जानबूझ के क्वेश्चन लिया गया है ताकि आप अच्छे से सॉल्व कर पाए और इंटरेस्ट के रिलेटेड जो भी डिफिकल्टीज हैं वो आपकी सॉल्व हो जाए। 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। हाँ, on 1st September 2010, Mrs. Sonal sold ₹90,000 of 12% debentures at 95 कम इंटरेस्ट। एक सेल का ट्रांजैक्शन है, और जब भी इन्वेस्टमेंट सेल होती है वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं ताकि पता चले कितने कितने ट्रांजैक्शंस हैं। And this debentures were quoted at 96 per debenture at stock exchange on 31st March 2011, and they have asked us to prepare debenture 12% debenture account, and ये क्वेश्चन पूछा गया था मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बेसिक का आइडिया आई होप आपको याद होगा, नहीं याद है तो डोंट वरी, यहां पर ऑलमोस्ट कंसेप्ट्स कवर हो जाएंगे आपके। स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन जैसे कह रहा है मिसेस सोनल हैड ₹3 लाख। अब ये वाला एस्पेक्ट सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स दिए हैं या नॉमिनल वैल्यू ही दी है, तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा दे कि ही हैड सो एंड सो, अगर वो वैल्यू ₹4 लाख डिबेंचर्स, ₹6 लाख डिबेंचर्स ऐसा दिया है ना, तो वो नॉमिनल वैल्यू ही है। मतलब ये 3 लाख रुपीस अपने आप में क्या है, नॉमिनल वैल्यू। इसे और एक तरीके से वो लोग दे सकते थे, वो हमें कह सकते थे कि शी हैड 3000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। तो 3000 वो क्या होता बेटा, नंबर ऑफ डिबेंचर लिखा होता है 3000, 12% डिबेंचर्स, मतलब वो नंबर ऑफ डिबेंचर्स है। बट अगर रुपीस के फॉर्म में अगर आपको अमाउंट दिया है, मतलब वो नॉमिनल वैल्यू ही है। ओपनिंग स्टॉक है विच विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम के साथ। या सो ऑन 1 अप्रैल 2010 शी हैड ₹3 लाख 12% डिबेंचर्स एट 94 ईच, फेस वैल्यू 100। यहां पर ओपनिंग डेट लिखेंगे 1/4/2010। मेक श्योर हेडिंग आप कैसे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मिसेस सोनल, इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ 12% डिबेंचर्स ऑफ सो एंड सो कंपनी। अगर नाम दिया है कौन सी कंपनी के डिबेंचर्स है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011, और यहाँ पर आप ड्यू डेट्स लिख के रखेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्प हो जाए। कैसे हेल्प होगी वो मैं आपको बताऊंगा। राइट नाउ हम 1 अप्रैल पे हैं, 1 अप्रैल 2010। ओपनिंग बैलेंस को लिखा जाता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बहुत बार आपको यहां पर नॉमिनल वैल्यू की जगह पर बच्चों नंबर ऑफ डिबेंचर्स का भी कॉलम दिख सकता है, जिसे देख के घबराना नहीं है। मैं नॉमिनल वैल्यू का कॉलम ही प्रेफर करता हूं, ज्यादा बेटर होता है कैलकुलेशंस के लिए, इसलिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, हम नॉमिनल वैल्यू लिख रहे हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। तो शी हैड ₹3 लाख। ₹3 लाख अपने आप में नॉमिनल वैल्यू है, तो लिखिए नॉमिनल वैल्यू में 3 लाख। प्रॉब्लम साथ साथ में सॉल्व कीजिए, अच्छा लगेगा आपको। राइट हाँ, कहां थे, इसे और एक कैसे तरीके से दे सकते थे, वो कह सकते थे कि शी हैड 3000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। शी हैड 3000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। तो उसका मतलब है बेटा वो नंबर ऑफ डिबेंचर था, बट ₹3 लाख लिखा हुआ है तो वो अपने आप में क्या है, नॉमिनल वैल्यू लिख ली। सर उसके बाद सेकंड कॉलम में इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट आएगा? सर ये तो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस में कहाँ इंटरेस्ट आएगा? इंटरेस्ट की तो दिए रही 2 दिन डेट्स, 30 जून एंड 31 दिसंबर। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो मैंने कहा था वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ
ट्रांजैक्शन, हमें हर ट्रांजैक्शन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट से लेके डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तक का। ठीक है, हम इस बार भी करेंगे और जानबूझ के ये क्वेश्चन लिया गया है, वरना बहुत बार बच्चे ओपनिंग स्टॉक में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लेते हैं या इंटरेस्ट कैलकुलेट करते ही नहीं है। सर हर प्रॉब्लम में होता है क्या? ये बेटा डिपेंड करेगा क्वेश्चन में इन डेट्स में और इन डेट्स में क्या डिफरेंस है। अगर इन डेट्स और इस डेट्स में डिफरेंस, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ वी आर ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल के पहले रिवर्स में जाइए, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सी होगी? ये वाली 31 दिसंबर। क्या इन दोनों में डिफरेंस है? हाँ है सर। ये दिसंबर में इंटरेस्ट मिला था, मतलब जैन फेब मार्च, जैन फेब एंड मार्च, ये 3 मंथ्स का इंटरेस्ट क्या है? एक्यूमुलेटेड है, तो वो लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर, राइट? इसलिए हर बार आपको कैलकुलेट करना ही है। हाँ, अगर मान लो यहाँ पर लास्ट इंटरेस्ट डेट 31 मार्च होती और यहाँ पर हम 1 अप्रैल को ब्रॉट डाउन कर रहे होते, तो हम देखते कि एक ही दिन का डिफरेंस है, कुछ डेट्स में डिफरेंस नहीं है, तो फिर इंटरेस्ट नहीं आता। When there is no difference between last date of interest and date of transaction, इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। बट इफ डिफरेंस है, अलग अलग डेट्स है, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट और डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है? अलग अलग है, तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। हम अभी कर रहे हैं। ओके, तो सर करवाइए इंटरेस्ट कैलकुलेट। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू। इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट होती है? नॉमिनल वैल्यू। हमने यहाँ नंबर्स तो लिखे नहीं है, नॉमिनल वैल्यू लिखी है, तो लिखेंगे नॉमिनल वैल्यू। ये मैं वर्किंग यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, 3 लाख। कितना है सर डिबेंचर्स का इंटरेस्ट? 12%। कैलसी पे आप डायरेक्टली 12% ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर 12/100 लिखा हुआ है। सर कितने मंथ्स का? फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट टू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट 31 दिसंबर, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल। दिसंबर के बाद मतलब सर जैन फेब और मार्च, 3 मंथ्स का इंटू 3/12। कैलसी पे कैलकुलेट कीजिएगा, मैंने 2 मिनट पहले कैलकुलेट किया था, 9000 आएगा ये। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन में, अप्रैल के बदले कुछ और लिख लिया था, वीडियो डिलीट करके वापस से शूट करनी पड़ रही है। या सो 3/12 कितना आ जाएगा? 9000। कैलकुलेट कीजिए आराम से। ओके, अब यहाँ पर बारी आती है कॉस्ट कॉलम की, कर लीजिए। 3 लाख इंटू 12%, 12×36 36,000 आएगा, इंटू 3/12। 3/12 इज डिवाइड बाई 4, तो 36 डिवाइड बाई 4 इज 9000। कैलसी अलाउड है, आप आराम से यूज कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, अच्छे से लिखिए। आगे अब बचा कॉस्ट का कॉलम। सर कॉस्ट कॉलम में क्या लिखा जाता है? ये वाली प्राइस। एक डिबेंचर उनको कितने में पड़ा है बेटा? 94 में। अब आप ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? आप अपना कैलसी यूज कीजिएगा, मैं मेरा फोन यूज कर रहा हूँ। एग्जाम में फोन अलाउड नहीं होते हैं, मुझे एग्जाम्स नहीं लिखने हैं, आपको लिखने हैं, आप कैलकुलेटर पे ही प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, कहाँ थे? यस। सो अब ये बेटा 3 लाख डिबेंचर्स हैं, एक डिबेंचर 100 का है, तो डिवाइड बाय 100 इंटू 94। अगर आप ऐसा करना चाहे तो, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहे तो कैलसी पे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, 3 लाख लेती है कैलकुलेटर पे, उसके बाद इंटू 94 ईच, तो बेटा वो सीधा ना 94% दबा दीजिए। 3 लाख इंटू 94%। कैलसी पे भी आप कीजिएगा, आपको आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 3 लाख इंटू 94%। तो जब आप 3 लाख इंटू 94% करोगे ना, तो ये डिवाइड बाय 100 उसमें ऑटोमेटिकली हो जाता है। या तो कितना आया? 2,82,000। ये हो गई हमारी कॉस्ट। ये ओपनिंग बैलेंस था, ये हमने लिख लिया। अब इस ओपनिंग बैलेंस के बाद आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द रेस्ट ट्रांजैक्शन? हम थे 1 अप्रैल पे। 1 अप्रैल के बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पर आ जाता है 1 सितंबर। 1 अप्रैल के बाद सीधा क्या आ गया बेटा? 1 सितंबर को सेल्स है। बट जैसे हम इन डेट्स को हमने यहाँ लिख के रखा है, हमें तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि सर 1 अप्रैल के बाद तो हमें, अप्रैल के बाद मई के बाद जून, तो 30 जून को हमको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम वो ट्रांजैक्शन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखूंगा 30 जून। सर क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं? फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्या लिखते हैं? बाय बैंक। अमाउंट कहाँ लिखी जाती है? अमाउंट लिखी जाती है इंटरेस्ट के कॉलम में, और यही सारी चीजें आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई गई थी। नहीं सुनी होगी, यहाँ सुन लीजिए, डिटेल में देखना है, फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिए। आई बटन में यहाँ पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय बैंक। सर इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? आपको हमेशा देख लेना है कि आपके पास टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट है। यहाँ देखिए डेबिट में कितनी इन्वेस्टमेंट है? 3 लाख, बिकॉज इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू। कुछ बेचा तो नहीं है अब तक,
वरना अगर सेल भी होता तो डेबिट कॉलम में से क्रेडिट कॉलम की नॉमिनल वैल्यू माइनस कर देते, जो बचता उस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते, बट इस बार तो वो सिर्फ 3 लाख है। इनटू रेट, सर रेट इज 12%। सर अब यहां बताओ कितना टाइम पीरियड लेंगे। टाइम पीरियड का रूल बच्चों हमेशा हमेशा के लिए सेम रहेगा, बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं है। एंड द रूल इज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। फर्स्ट डेट लास्ट डेट कुछ नहीं, सीधा लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट टू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो आज की डेट क्या है, आज की डेट है 30 जून। लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा रहा होगा, हम 30 जून के पीछे जाएंगे। सर ये 1 अप्रैल नहीं, वो नहीं, मैंने कहा फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन ये रहा, 30 जून को रिकॉर्ड करना है, तो उसके पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा, 31 दिसंबर को। तो जो बाय डिफॉल्ट 6 मंथ्स होते हैं, दैट इज इंटू 6/12। कैलकुलेट कीजिए, लीजिए 3 लाख इंटू 12% इंटू 6/12, 6/12 इज डिवाइड बाई 12, कितना आएगा बच्चों, 18,000। तो इंटरेस्ट के कॉलम में लिखेंगे 18,000। 2-3 बातें ध्यान रखनी है। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू। सर 3 लाख पे क्यों लिया, क्योंकि अब तक हमारे पास 3 लाख की ही टोटल इन्वेस्टमेंट थी, कुछ भी सेल नहीं किया है। जैसे सेल होने के बाद अगर एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो अब मैं इस डेबिट नॉमिनल वैल्यू में से क्रेडिट वाली नॉमिनल वैल्यू अगर कुछ सेल होती है तो मैं उसे लेस जरूर करूंगा, देखिएगा आप आगे। ये ट्रांजेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया 30 जून, ये भी कंप्लीट हो गया हमारा ट्रांजेक्शन। आगे क्वेश्चन कहता है ऑन 1 अक्टूबर 2010 मिसेस सोनल सोल्ड ₹90,000 12% डिबेंचर्स एट 95 कम इंटरेस्ट। कुछ डिबेंचर्स यहां पर क्या कर दिए गए हैं, सेल कर दिए गए हैं। कितने डिबेंचर्स सेल किए हैं बच्चों, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ₹90,000 नॉमिनल वैल्यू वाले डिबेंचर्स क्या कर दिए गए हैं, सेल। तो सर सेल में क्या करना होता है बेटा, सेल के टाइम यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। सेल के टाइम आप क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखिए, उसकी वर्किंग नोट है बेटा, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट की पूरी वर्किंग नोट है, जो मैं आपके लिए यहां पर करने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको चाहिए बच्चों सेलिंग प्राइस, जो क्वेश्चन में दी हुई है। यहां पर क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन कहता है कितने बेटा, ₹90,000 डिबेंचर्स एट 95 कम इंटरेस्ट। तो हमें ये जो सेलिंग प्राइस है, ये कैसी सेलिंग प्राइस मिली है बच्चों, ये हमें मिली है कम इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस। पहले लिख लेते हैं। सर अभी आपने कहा ये जो अमाउंट होगी, जैसे 90,000 है तो ये तो नॉमिनल वैल्यू है, इनटू 95 कम इंटरेस्ट है, तो अगर आप 95% प्रेस कर दे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। या फिर अगर आपको डिटेल में करना है तो 90,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 95, बात तो वही है, राइट। तो ये मैंने कैसे कैलसी पे क्या लिया हुआ है, मैं वही आपके लिए लिख रहा हूं ताकि आप वो अपने कैलसी पर भी ये चीज ले पाए, इंटू 95%। ये परसेंट क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि बेटा ये जो डिबेंचर्स है ना, इन सबकी नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू जनरली कितनी होती है, सॉरी इनकी वैल्यू कितनी होती है, 100। 90,000 इंटू 95% कीजिए, 85,500। वी नो, यहां देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 12% on 1st September 2010 Mrs. Sonal sold 90,000 of रुपीज 90,000 ऑफ 12% डिबेंचर्स एट 95 कम इंटरेस्ट। तो ये जो सेलिंग प्राइस है ये कौन सी दी है, कम इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस दी है, और हम कौन सी प्राइस लिखते हैं, एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस। तो जो दिया है पहले उसे लिख लीजिए, कम इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस। अब इस कम इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस में से हम क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट। कम क्यों इंटरेस्ट माइनस करना पड़ रहा है, बिकॉज वी हैव टू रिकॉर्ड एक्स इंटरेस्ट प्राइस इन द कॉस्ट कॉलम। हम कॉस्ट कॉलम में सिर्फ क्या लिखेंगे, एक्स इंटरेस्ट प्राइस लिखते हैं, इसलिए बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, वही रूल, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो सर यहां ये जो दिया हुआ है ना इंटरेस्ट, नॉमिनल वैल्यू 90,000 है, कैलकुलेट होगा 90,000 पे रेट वाज 12% इनटू वही टाइम पीरियड का वही रूल, फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब यहां पर बेटा सेल कब हुआ है, सेल हुआ है ऑन 1/9
2010। इसके पहले इंटरेस्ट कब मिला था? 30 जून को। तो 30 जून से लेके डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का डिफरेंस देखिए। जून के बाद 30 जून खत्म हो गया था ना बेटा, जुलाई, अगस्त और सितंबर तो नहीं काउंट होगा ना, फर्स्ट है, तो जून के बाद जुलाई और अगस्त। सितंबर तो 1 सितंबर है, काउंट नहीं होगा, जुलाई और अगस्त 2 मंथ्स का। तो इंटू 2/12 ये आप अपने कैलसी पे कैलकुलेट कीजिए, मैं भी कैलकुलेट करता हूं, देखेंगे कितना आता है हमारा। 90,000 इज द नॉमिनल वैल्यू, 12% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 2/12, यह आ जाएगा बेटा 1800। आप कैलकुलेट कीजिएगा कितना आएगा, 1800। तो यहां पर इंटरेस्ट के कॉलम में लिखूंगा मैं 1800। अब ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है ना, कम इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस माइनस इंटरेस्ट, ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये जो कॉस्ट का कॉलम है, इस कॉस्ट के कॉलम में हम सिर्फ क्या लिखते हैं, एक्स इंटरेस्ट प्राइस। हम कम इंटरेस्ट दिया होने में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लिखना एक्स इंटरेस्ट है, दैट्स व्हाई वी हैव टू अराइव एट एक्स इंटरेस्ट प्राइस। सो 85,500 माइनस 1,800 कितना आया बेटा, 83,700। ये क्या है, हमारी एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस। दिस इज एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस, क्योंकि बेटा हम जो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वी हैव टू कंपेयर एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस विथ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो क्या है बताऊंगा आगे, क्योंकि जब भी इन्वेस्टमेंट सेल होगी या तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर आपको क्या होगा, लॉस। तो वो प्रॉफिट और लॉस हमें कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यही है जो मैं यहां पर आपके लिए परफॉर्म करने जा रहा हूं। मैं जस्ट देख लो एक बार फ्रेम में, कुछ कट तो नहीं हो रहा है, नहीं, थोड़ा सा और कुछ है, नीचे और लिखा जा सकता है। अब हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। इसके लिए क्या करना होता है, हम ये जो है ना हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, टोटल ऑफ डेबिट कॉस्ट, टोटल ऑफ डेबिट कॉस्ट माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ डेबिट नॉमिनल वैल्यू माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट नॉमिनल वैल्यू multiplied by nominal value of sell of investment। अब ये ना देखने में बहुत अजीब और बहुत भयंकर गंदा सा फॉर्मूला लग रहा होगा, बट प्रैक्टिकली सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा सिंपल है। ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ जो लिखा है ना, अब ये तो बेटा हमको मिल गई सेलिंग प्राइस कि हमने कितने में सेल कर दिया, 83,700 हमको मिल गया। बट हमने जब परचेस किया था तब भी तो हमने कुछ कॉस्ट इनकर की होगी ना, तो हम कंपेयर करेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। और प्रॉफिट और लॉस के लिए बेटा हमें सेलिंग प्राइस को किसके साथ कंपेयर करना पड़ता है, कॉस्ट को। कौन सी सेलिंग प्राइस चाहिए हमें, एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस चाहिए। कम इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस से काम नहीं होगा, क्योंकि कम इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है। आगे बढ़ते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब देखिए क्या लिखा है बच्चों, टोटल ऑफ डेबिट कॉस्ट, मतलब ये कॉलम डेबिट साइड के कॉस्ट कॉलम में जितनी अमाउंट होगी उसे ले लीजिए। सर इस बार तो सिर्फ 2,82,000 है, कोई बात नहीं, अच्छी है, फ्रेम चेक कर लेने दीजिए, 2,82,000 ही है, हाँ 2,82,000 ही है, 2,82,000 ही है, माइनस क्रेडिट में कॉस्ट कॉलम में कुछ नहीं है तो बेटा 0 डिवाइड बाय डेबिट में नॉमिनल वैल्यू में कितना है 3 लाख मल्टीप्लाई बाय क्रेडिट में नॉमिनल वैल्यू में कितना है कुछ नहीं 0 मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कितने बेटा 90,000 लिख लीजिए। अब हम कैलकुलेट करेंगे, कैलसी यूज करना है तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए 2,82,000 माइनस 0 इज 2,82,000, 3 लाख माइनस 0 इज 3 लाख, तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं 2,82,000 डिवाइड बाय, पहले डिवाइड करेंगे बेटा, डिवाइड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 90,000, तो ये बेटा मुझे मिली है 84,600। यहां पर लिखूंगा मैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितनी लिखी जाएगी 84,600। ध्यान से देखिए, जो चीजें आपको बताई जा रही हैं उन सारी चीजों को
हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने कैलकुलेट किया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैसे कैलकुलेट किया, टोटल ऑफ डेबिट कॉस्ट माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट कॉस्ट। डेबिट के कॉस्ट कॉलम से क्रेडिट का कॉस्ट कॉलम माइनस किया, ये बेटा ऊपर न्यूमरेटर में। डेबिट की नॉमिनल वैल्यू में से क्रेडिट की नॉमिनल वैल्यू माइनस की और उसे मल्टीप्लाई करना होता है जितना हमने सेल किया उसकी नॉमिनल वैल्यू के साथ, और ये याद तो रखना पड़ेगा। फॉर्मेट के साथ याद रखना सिंपल है, टोटल ऑफ डेबिट कॉस्ट माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ डेबिट नॉमिनल वैल्यू माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर ये कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन में दिया होता है ना, जैसे इस बार बोला है सोल्ड 90,000 12% डिबेंचर्स, तो ये 90,000 क्या है, नॉमिनल वैल्यू, रुपीस करके दिया है, नंबर्स दिया होगा तो इनटू नॉमिनल वैल्यू कर लेने का, आराम से हमें आंसर्स मिल जाता है। तो अब यहां पर आप ध्यान से देखिए बेटा, सेलिंग प्राइस इज 83,000 समथिंग एंड कॉस्ट इज 84,000 समथिंग। तो बेटा सेलिंग प्राइस ज्यादा है या कम है, हम देखते हैं अगर पैसे ज्यादा मिला तो प्रॉफिट और पैसा कम मिला तो लॉस। तो इस बार हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो कम है और इसकी कॉस्ट है वो क्या है, ज्यादा है। तो इस बार उस बिजनेसमैन को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। देखेंगे कितने का लॉस हुआ है, 84,600 माइनस 83,700, तो उसे यहाँ पर बेटा कितने का लॉस हुआ है, 900 का क्या हो चुका है, लॉस। और ये लॉस हमने कैसे फाइंड आउट किया या हमने कैसे डिटरमाइन किया लॉस है, आपको कंपेयर करना है सेलिंग प्राइस को कॉस्ट के साथ। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट है और सेलिंग प्राइस कम है तो क्या है बेटा, यहां पर आपको लॉस है। तो यहां पर हमारा जो कॉस्ट था 84 वो ज्यादा आ रही है और हमको सिर्फ कितने मिले हैं, 80, दो वी हैव रिसीव्ड 85,500, बट बेटा इसमें से इतनी अमाउंट तो किसकी है, इंटरेस्ट की है। तो एक्स इंटरेस्ट इज 83,700 और हमें कंपेयर किसके साथ करना होता है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस के साथ ही कंपेयर करना होता है, जिसका रीजन मैं अभी आपको बता रहा हूं, डोंट वरी। अब इसे रिकॉर्ड करने की बात आती है, ये वाला पार्ट बच्चों 2 से 3 बार देखिएगा, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी नहीं होता है बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, आगे और एक प्रॉब्लम लाया जाएगा आपके लिए। लिखते कैसे हैं, सेल्स को लिखा जाएगा बाय बैंक अकाउंट। सारी कैलकुलेशन हो चुकी है, यहाँ तो अब सिर्फ नंबर्स फिगर्स दिख रहे हैं। यहाँ पर कितना नॉमिनल वैल्यू सेल हुआ है, सर 90,000 वाले डिबेंचर सेल हुए हैं। अब लेट्स से ध्यान से देखिए, सर मैं यहाँ पर 85,500 लिख लूँ सेलिंग प्राइस, नहीं ये इसलिए नहीं लिख सकते बिकॉज इट वाज कम इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस। अगर यही एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस होती तो मैं 85,500 लिख लेता, बट अभी मैं नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि ये कम इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस है। तो क्या लिखना पड़ेगा, इस कम इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस में से, इस कम इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस में से इंटरेस्ट माइनस करके जो अमाउंट बची ना, दैट इज कॉल्ड एज एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस, जो लिखी जाएगी 83,700। इधर रहो, इधर उधर भटको मत वरना कुछ नहीं होगा। 83,700 इंटरेस्ट की अमाउंट इंटरेस्ट कॉलम में लिखी जाएगी 1,800। और अब बेटा ये क्या है, कम इंटरेस्ट का थोड़ा सा कंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये डिबेंचर्स आप कब से आपने संभाल के रखे हैं, 1 अप्रैल को भी आपके पास थे, जून में भी आपके पास थे, जून के बाद सितंबर तक आप संभाल के रख रहे हो। तो जो पर्सन इन्वेस्टमेंट होल्ड करता है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट भी उसी को मिले, एंड दैट्स व्हाई वो जो प्राइस कोट करता है उसमें वो इंटरेस्ट क्या करके लेता है, इंक्लूड कर लेता है। दोस अमाउंट्स और दोस प्राइसेस आर नोन एज कम इंटरेस्ट प्राइस। क्योंकि देखो जून में उसके पास था, जुलाई में, जून में तो था ही, जुलाई में उसके पास था, अगस्त में उसके पास था, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि वो 2 महीने का इंटरेस्ट उसी को मिले। तो इसीलिए उन नॉमिनल वैल्यू जो सेल हो रही है उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है और उसको एज एन इनकम कंसिडर किया जाता है। क्लियर, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं कंसिडर किया जाता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आगे बढ़ते हैं, तो इंटरेस्ट यहां लिखा, नॉमिनल वैल्यू यहां लिखी, और ये कौन सी प्राइस है, एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस। ऑलरेडी एक्स इंटरेस्ट प्राइस है तो क्या इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करनी है, वो बेटा मैं नहीं कह सकता। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन और लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस है तो नहीं, वरना हर बार इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना ही है जब भी डिफरेंस है तब। ये लिख लिया हमने, सब कुछ लिख लिया। अब क्या लिखेंगे, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। लॉस है, नॉर्मली द रूल फॉर लॉसेस आर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, बट वो नॉमिनल अकाउंट के लिए है और ये रियल अकाउंट है। फर्स्ट लेक्चर में बताया था, यहां पर लॉस क्रेडिट में रिकॉर्ड होते हैं 2010 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉस्ट कॉलम में लिखा जाएगा कितना लॉस हुआ था, ये 900, एंड दैट्स हाउ वी हैव सक्सेसफुली रिकॉर्डेड सेल का ट्रांजैक्शन इन दी बुक्स। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
दिस डिबेंचर्स वेर कोटेड एट 96 पर डिबेंचर। इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये आपका 11-12 स्टैंडर्ड में जो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करते थे ना, एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, उससे रिलेटेड है। बट ये तो कब होगा, एट द ईयर एंड 31 मार्च। हम कहाँ हैं, 1 सितंबर, उसके बाद क्या आएगा, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और 31 दिसंबर को हमें वापस से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। सारे डेट्स, ट्रांजैक्शंस, बचपन वाला बात क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करने होंगे। अभी हम सितंबर में हैं, सितंबर के बाद आगे बढ़ेंगे, दिसंबर आएगा, 31 दिसंबर 2010 इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा बाय बैंक अकाउंट। रूल वही है, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। दिसंबर के पहले इंटरेस्ट कब मिला था, जून को। कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स, काउंट करके देख लीजिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर भी काउंट होगा क्योंकि लास्ट डेट है। यस सर, किस पे डिबेंचर्स, किस पे काउंट होगा, ये देखिए 3 लाख के डिबेंचर्स डेबिट में, और उसमें से 90,000 के क्या हो चुके हैं, सेल। तो डेबिट नॉमिनल वैल्यू जितनी थी हमारी, उसमें से ये जो 90 वाले हैं ये सेल हो चुके हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ कितने डिबेंचर्स हैं बेटा, 3 लाख माइनस 90,000, 2,10,000 के डिबेंचर्स हैं हमारे पास। 12% रेट ऑफ डिबेंचर्स है और 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस। कैलकुलेट करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी कीजिए, देखते हैं कितना इंटरेस्ट आएगा। यप, नॉमिनल वैल्यू इज 2,10,000। ये कहाँ से लाए, 3 लाख थे, उसमें से 90 के हमने सेल कर दिए, तो अभी सिर्फ कितने बचे हैं, 2,10,000। 2,10,000 इंटू 12% रेट इंटू 6/12, दैट इज 12,600। ये बहुत ज़रूरी है, ये कैलकुलेशंस आपको यहाँ नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सेल वाला वर्किंग नोट अच्छे से लिखिएगा। एक्स कम इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस थी, उसको एक्स इंटरेस्ट में कन्वर्ट किया, वेटेड एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट किया, कंपेयर किया, ज़्यादा क्या कम क्या, और यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इन इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट के बाद हम 31 दिसंबर को हैं, अब आएगा हमारा ईयर एंड 31 मार्च। एसेट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है, 31 मार्च 2011 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब यहां पर भी बच्चों कंसेप्ट तो वही होगा, टोटल ऑफ डेबिट माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट, क्योंकि बैलेंसिंग करना है ना, तो उस बैलेंसिंग में ये जो कॉस्ट वाला पार्ट है, मार्केट वैल्यू वाला पार्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और वो अगेन वेटेड एवरेज कॉस्ट वाले कंसेप्ट्स के थ्रू ही सॉल्व होने वाला है। पहले हम ये दोनों कॉलम्स लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए ये कितना है बेटा, पहले ये वाला कॉलम देखते हैं, 3 लाख और ये 90,000, तो 3 लाख माइनस 90,000, बैलेंसिंग फिगर कितना होगा, 2,10,000। इंटरेस्ट के केस में आपको बैलेंसिंग फिगर नहीं कैलकुलेट करना है, पहले तो वही फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन वाला पार्ट, एंड देन बैलेंस की बात होगी। तो इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट करते हैं, ये कौन सा है, 31 मार्च, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सी थी सर, अभी तो हमने इंटरेस्ट लिया दिसंबर में, और ये है मार्च। दिसंबर के बाद जैन, फेब और मार्च, 3 मंथ्स। ओपनिंग स्टॉक में भी कैसे लिया था, वैसे क्लोजिंग स्टॉक में भी लेना पड़ेगा इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। 31 मार्च दिसंबर में इंटरेस्ट मिला था ना, ये रहा, ये हमने किया इंटरेस्ट वाला, जैन, फेब और मार्च, 3 मंथ्स का। तो 3 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे, 2,10,000 पे कैलकुलेटर पे लीजिए और कैलकुलेट कीजिए। यस, मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी कीजिए। 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर का 12% है, इंटू लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन कितने हो रहे हैं, 3 मंथ्स हो रहे हैं, इंटू 3/12, दैट इज 6,300। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, 2,10,000 का 12% ऐसे लिख लेता हूँ, इंटू 3/12 फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। और अगर ये भूल गए ना तो कोई मदद नहीं कर पाएगा, आप खुद भी अपनी नहीं कर पाओगे, और आगे पीछे वालों से एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि वो आएंगे आपके भरोसे। 6,300, काम खत्म हो गया हमारा। ये हमने बैलेंसिंग फिगर नहीं लिया, ये हमने क्लोजिंग एंट्री की है, बिकॉज देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब लास्ट की बात करते हैं कॉस्ट कॉलम की। तो यहां पर क्या होता है बेटा, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि दोज डिबेंचर्स वेर कोटेड एट 96। तो कोटेड एट 96 मतलब वो क्या है बेटा, उन डिबेंचर्स की मार्केट प्राइस। कितने डिबेंचर्स हैं, 2,10,000। मैंने वही कहा था, आप अगर ऐसा कीजिए 2,10,000 डिवाइड बाय 100 इंटू
96, आपको क्या मिल जाएगी इसकी मार्केट प्राइस। बट जब आप कैलसी पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं 2,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 96% कैलकुलेट कर सकते हैं आपको, तो आ जाएगा 2,01,600। मतलब बेटा ये जो डिबेंचर्स है ना, इनकी मार्केट वैल्यू कितनी है 2,01,600। हम डेबिट माइनस क्रेडिट करके क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट। ये मैं आपको 11-12 के क्लोजिंग स्टॉक जैसी बात बता रहा हूं, दैट द स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। सो द मार्केट प्राइस वाज 2,01,600 और कॉस्ट मैं डेबिट में से क्रेडिट माइनस करके फाइंड आउट करूंगा, जो दोनों में से कम होगा वो यहां पर लिखा जाएगा। क्लियर? देखते हैं डेबिट में कितना है 2,82,000 माइनस, ये देखो और कुछ नहीं है, ये वाला कॉस्ट माइनस 83,700, बैलेंसिंग ऐसे ही करते हैं ना, -900। यस, तो वो कितना आया बेटा, हमको आया 1,97,400। कितना आया 1 लाख, लेट मी कंफर्म 1,97,400 और मुबारक हो सही हुआ है, या 1,97,400, तो वो मैं यहाँ लिख लूँगा 1,97,400। हमारा ही आंसर कम था, अगर कोई और आंसर कम होता, हमारा ही आंसर कम था, अगर कोई और आंसर कम होता तो फिर हमें थोड़ा सा और काम करना पड़ता और जो फर्दर डिफरेंस होता उसे बाय पीएनएल के फॉर्म में हम यहाँ पर लिखते। फिलहाल तो हमारा ही आंसर कम था, तो हमने जो लिखा वो सही है। अब क्लोज कर सकते हैं, टोटल कीजिए और लिखिए। चलिए लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये जो बेटा नॉमिनल वैल्यू है 3 लाख, ये भी 3 लाख, कॉस्ट का कॉलम डेबिट की ही टोटल ज़्यादा थी 2,82,000, हम बैलेंसिंग कर चुके हैं 2,82,000। अब जब बात होगी इंटरेस्ट के कॉलम की, तो इंटरेस्ट के कॉलम का क्या होगा बेटा, इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड एट द एंड ऑफ ईयर जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं दे आर नॉट बैलेंस, दे आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कीजिए, क्रेडिट की टोटल ज्यादा है आई थिंक सो इंटरेस्ट में 18,000 प्लस 1,800 प्लस 12,600 प्लस 6,300 38,700। लेट मी चेक, क्या बात है, बहुत सही 38,700। क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है, डेबिट में यहाँ पर कितना है 9,000 माइनस 9,000 एंड द बैलेंस इज 29,700 और ये कहाँ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ ईयर कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनका बैलेंसिंग फिगर नहीं कैलकुलेट किया जाता। यप, और 38,700 ऑन बोथ दी साइड्स। एंड दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको कुछ डाउट नहीं होगा, कंफर्म कर लेने दीजिए। ये सारी चीजें बराबर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी भी बार देखना है ध्यान से देखिएगा। मेक श्योर कि आप ठीक से हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस वाले पार्ट को ध्यान से देखें, राइट। सारे टोटल देखिए, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स बड़े होंगे इनमें क्या होगा, नंबर ऑफ आइटम्स ऐड होते जाएंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ नहीं होगा, डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी। हाँ, बट अगर आप अपने रूल्स पे, प्रिंसिपल्स पे स्ट्रिक्ट लेते हैं दैट कि इंटरेस्ट कब कैलकुलेट करना है, तो फिर आपको किसी भी प्रॉब्लम में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। इसके बाद मैं फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज या फिर शेयर्स के क्वेश्चंस तभी लाऊंगा जब मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों से अच्छा फीडबैक मिलेगा, या फिर आप कहते हैं कि सर और प्रॉब्लम्स लाइए, तो ही इसके आगे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के और लेक्चर्स आएंगे। चैनल को सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। बाय बाय, टेक केयर और एग्जाम्स के लिए पढ़ते रहिए।